गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने जो 51 तक क्वेश्चन कवर किए हैं और अभी 52 से आगे कवर करूंगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हम हर एक एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर सकें। यही मेरा यहाँ पे पर्पज है। सो आई विल कम टू द पॉइंट। आई विल नॉट टेक योर टू मच टाइम एंड कम टू द पॉइंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 जो बताता है, वो बताता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिलीवेंट फॉर, वो नॉट रिलीवेंट फॉर, एक्चुअली वो रिलीवेंट किसके लिए है? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इन सारों के लिए रिलीवेंट है। नॉट बोला गया है इसलिए वो एक कोई भी नहीं इसमें से नॉट रिलीवेंट फॉर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है बट इसे ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय। जो इनकम टैक्स का जो एक्ट मतलब हमारे ऊपर जो रेट लगता है जो इनकम टैक्स का, जैसे 5% 10%, तो द फाइनेंस एक्ट के प्रिस्क्राइब से लगता है, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है फाइनेंस एक्ट में, उससे लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं कि नॉट टैक्सेबल बताए, मतलब कौन सा नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। तो रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, बाकी सारे ये जो है टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में आते हैं। फिर राउंड अप की जो कंसेप्ट है, तो राउंड अप की कंसेप्ट जो हम प्रैक्टिकल में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट 10 रुपीज तक हम उसे राउंड अप कर सकते हैं। जैसे 89 है या 97 है तो 97 को 100 किया जा सकता है नियर अबाउट 10 के इसमें। तो ये कंसेप्ट जरूर देख लेना। फिर इनकम टैक्स एक्ट पास कब हुआ? 1961 में। फिर उसे लागू कब किया गया? तो वो 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। इनकम टैक्स क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझना है तो आप मेरे पिछले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब और क्लियरली समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद, तो किससे डील्स करता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 वो असेसमेंट ईयर से डील करता है। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड, वो जो पीरियड होता है 12 मंथ्स का होता है और कमेंसिंग फ्रॉम एवरी 1 अप्रैल से कमेंस होता है। असेसमेंट ईयर पूछ रहे हो। व्हेन द इनकम अर्न इन अ ईयर इज टैक्स इन द सेम ईयर इट इज कॉल्ड एज अ एक्सीलरेटेड असेसमेंट ईयर। मतलब अगर द इनकम अर्न इन अ ईयर इज टैक्स, जो ईयर में हम अर्न कर रहे हैं और उसे सेम ईयर में टैक्स किया जा रहा है, तो उसे एक्सीलरेटेड असेसमेंट बोलकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 जो बताता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन की डेफिनेशन में ये तीनों आते हैं और उसके पहले भी हमने पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं वो देखा है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एक्सेप्ट माइनर, बाकी सारे लोग उसके डेफिनेशन में आते हैं। उसका मतलब पूछा गया है सीबीडीटी का स्टैंड फॉर, तो क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बताया गया है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 62 पर सीबीडीटी इज कंट्रोल बाय, उसे कंट्रोल कौन करता है? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई। अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है उसे कौन सी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? वन बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। तो जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है? हमने जब रेसिडेंट क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था, वो अगर जानना है तो आप वहां पे वो देख सकते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे समझ सकते हैं। और मैंने वहां पे खूब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि इंडिया में रहना मतलब रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ और होता है। अगर कंफ्यूजन है तो देख ले सकते हो वहां पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कई रोजगार के हिसाब से अब्रॉड गया है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट दैट डेज टू बिकम रेसिडेंट। तो उसे कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा? तो वो पता है हमें, 182 डेज तक उसे यहाँ पर रहना पड़ेगा, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे कंसिडर करेगी। हु इज असेसी इन केस ऑफ एचयूएफ, तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है उसमें असेसी कौन होता है? तो कर्ता जो होता है वो असेसी होता है। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड हमें मिलता है, इंडियन कंपनी से बोल रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी से नहीं, इंडियन कंपनी से, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जम्प्टेड इनकम इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन। जो एक्सपेंडिचर होते हैं इनकर्ड ऑन एग्जम्प्टेड इनकम, जो एग्जम्प्टेड इनकम जो क्या होती है उसमें के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, तो उनको हम लेते ही नहीं ऑलरेडी। फिर जो बताया गया है इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन डैश डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम एग्जम्प्टेड, जो एग्जम्प्टेड का क्या है कि वो सेक्शन 10 है, इसको हम इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसे हम एग्जम्प्ट ही करते हैं। सेक्शन 10 बताया गया है।
इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन इन द सेक्शन। अभी जो सैलरी की जो इनकम है वो कौन से सेक्शन में आती है, और ये क्वेश्चन तो 100% बनता है, तो वो आता है 15 से लेके 17 जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के सेक्शन को एक्सप्लेन करता है। सैलरी इज डिफाइन एज पर सेक्शन, सैलरी जो है वो कौन से सेक्शन से डिफाइन की जाती है, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 से सैलरी की डेफिनेशन जो है वो क्लियर की जाती है। फिर द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इनकम टैक्स एक्ट की, तो वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड एज अलाउंसेस। जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ जो भी पेमेंट करता है, देता है, वो उसके अलाउंसेस की हेड में आएगी या अलाउंसेस की कैटेगरी में आ सकते हैं। एचआरए का मतलब क्या है, एचआरए इज अ पार्टली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस जो रहते हैं वो पार्टली टैक्सेबल रहते हैं, उसका भी कंडीशन है, वो भी अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट एक कंडीशन है, तो कंडीशन इसलिए पूछा, इसलिए यहाँ पे बताया कि फुल्ली टैक्सेबल नहीं हो, एचआरए इज अ पार्टली टैक्सेबल, मतलब जितना अगर हम एचआरए बताएंगे उतना का उतना टैक्सेबल माफ नहीं होता है, जो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से उसे टैक्सेबल रखा जाता है, इसलिए पार्टली टैक्सेबल बोलकर कहा गया है। हाउस रेंट अलाउंसेस, जो सैलरीड पर्सन है उन्हें ये चीज पता होगी। इफ द असेसी इज लिविंग इन ओन हाउस, सो अगर जो असेसी है जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं, जिसकी जो हम वो इनकम टैक्स पे करने वाला जो असेसी, उस अगर वो खुद के ही घर में रह रहा है, लिविंग इन ओन हाउस, एचआरए इज, तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, खुद के घर में रह रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 2। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो डिडक्शन बोलकर अलाउड किए जाएंगे, बट उसका सेक्शन है 16 सबसेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि एनी अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर इंकरेजिंग रिसर्च एकेडमिक एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट इज कॉल्ड एज एकेडमिक अलाउंसेस। नाम से समझ में आ रहा है, तो वो जो होता है उससे हम एकेडमिक रिसर्च कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least, कितने दिन तक वो अगर इंडिया में रहेगा तो उसे रेसिडेंट हम कहेंगे, तो वो 182 डेज तक वो इंडिया में रहेगा, तो उसे हम रेसिडेंट कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आता है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं आता है, बाकी कंपनी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बताता है कि द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के हेड में उसे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अलाउंसेस वो सैलरी के हेड में नहीं आएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉय। द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो कमीशन रिसीव्ड बाय फुल टाइम डायरेक्टर, तो उसका जो है वो सैलरी के हेड में आएगा। रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर, उसका सैलरी के हेड में आएगा, बट ये 3 नंबर वाला है वो नहीं आएगा। एंड फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय, ये भी सैलरी के हेड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडेड द असेसमेंट ईयर, ये भी पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, इनकम रिसीव्ड एंड एक्यूर्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज टैक्सेबल। मतलब यहां बताया गया है कि जो इनकम है किसी बंदे को मिल रही है वो एक्यूर्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर से मिल रही है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में सेटअप है और उसे इनकम कहीं और से आ रही है। मतलब अगर बिजनेस सेटअप समझो यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसके दूर दराज से उसके अब्रॉड से उसे वो इनकम आ रही है, तो वो यहाँ पे जो है उसको रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा, उसकी जो कंपनी है उसका जो प्रोफेशन है उसको, और उसको यहाँ पे वो टैक्सेबल रहेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, पेंशन सैलरी के हेड में टैक्सेबल रहेगा। सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला गया है यहाँ पे, अगर सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें भी आता है। और यहाँ पे और एक बनता है कि अगर कोई मिनिस्टर है और उसको अगर सैलरी आती है तो वो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, और मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट रहता मोस्टली उसका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आता है। अ पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट इफ ही फेल्स टू फुलफिल,
कोई भी बंदा नॉन रेसिडेंट हम कब कंसिडर करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन है 182 डेज या 60 डेज, इनमें से अगर वो कोई बेसिक कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा तो वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन उसने फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसे पर्सन इज नॉन रेसिडेंट कहेंगे। मतलब रेसिडेंट कहना है तो उसने दोनों में से एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर पर्सन रेसिडेंट नहीं है तो फेल्स टू फुलफिल, क्वेश्चन के हिसाब से पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इफ ही फेल्स। अगर नॉन रेसिडेंट कब होगा वो, अगर वो दोनों में से कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ ऑल असेसी। जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ ऑल असेसी, तो ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज exempted from tax। any rent or revenue received derived from land which is situated, जो भारत में जो लैंड है and is used for agriculture purpose, so exempted from tax रहेगा। residential status of an assessee can be, तो different for different assessment year। आज जो बंदा यहाँ रह रहा है वो आज इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन कल वो अगर अब्रॉड में जा रहा है उसका उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से उसका रेसिडेंशियल जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसको हम असेस करेंगे या डिफरेंट होता है। A perk is a facility provided by employer to employee। पर्क क्या होता है, एक फैसिलिटी होती है जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएटली सक्सीडेड असेसमेंट ईयर। ये भी हमें पता है, अगर प्रीवियस ईयर में हमारा अगर इनकम है उसे हम चार्ज कर रहे हैं तो जो आने वाला नेक्स्ट असेसमेंट ईयर है उसे हम उसे असेस कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or non-resident outside in India is dash in India। The interest on loan paid by the government of India, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड कर रही है, इंटरेस्ट पेड कर रही है कोई लोन के ऊपर, वो नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को कर रही है, तो वो इंडिया में क्या रहेगा, वो नॉट टैक्सेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, द सैलरी रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सैलरी रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यहाँ आपको लग सकता है कि सैलरी लिखा है, रेम्यूनरेशन लिखा है, सैलरी लिखा है तो उसके सैलरी में आएगा, लेकिन कोई बंदा है अगर उसकी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो भी उसे रेम्यूनरेशन कंपनसेशन मिलता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के इसमें आता है। ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता है क्योंकि मोस्टली हम सैलरी देख के उसे हम सैलरी कंसिडर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पार्टनर को अगर रेम्यूनरेशन अगर ये चीजें मिल रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इज टैक्सेबल। अगर समझो इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में 15 में बताया गया अगर सैलरी ड्यू है, पिछले साल मिला है, एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, और फिर भी नहीं मिला है, फिर भी ड्यू था वो, इसलिए उसे हम टैक्सेबल कंसिडर। ये एरर्स में देखे जा सकते हैं हम, मोस्टली हमें तब समझ में आता है जब सैलरी इन एरर्स में होता है, तब हमें ये चीजें समझ में आती है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल बिजनेस आर टैक्सेबल। इनकम टैक्स में लीगल हो इलीगल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलीगल लीगल सब टैक्सेबल है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में क्या नहीं आता है, तो यहाँ पे बताया गया बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी हम देखें क्या है। रेम्यूनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग ऑफ अ क्वेश्चन पेपर, अगर कोई बंदा है वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के हेड में आएगा क्योंकि उसका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये भी हमने देखा था कि ऊपर जो सैलरी जो मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आती है, तो ये दो चीजें जो सैलरी के हेड में नहीं आएंगे। और कमीशन ये जो तीसरा वाला है वो आएगा, एम्प्लॉय को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म सैलरी इंक्लूड, सैलरी के इंक्लूड में क्या आता है, एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुइटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट लाई ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी विच इज, ये सारी सैलरी के इंक्लूड में आती है, सैलरी के डेफिनेशन में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, द एंटरटेनमेंट टैक्स allowed as a deduction under section 16 of the income tax act is the list of all of the above। ये तीनों में से जो भी कम होगा वो एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड किया जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउड रिसीव्ड 1, 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ द इंडिविजुअल और 5000, इनमें से जो भी कम होगा वो हम इसे अलाउड करेंगे एज ए डिडक्शन बोल के, एंटरटेनमेंट टैक्स बोलकर। ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ उन्होंने उसका क्वेश्चन बनाकर दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल
एज इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के हेड में क्या नहीं आता, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर, पार्टनर को जो भी मिलता है वो सैलरी के हेड में नहीं आता है। वही बात यहाँ पे बार बार है, चाहे कमीशन हो, रेम्यूनरेशन हो, सैलरी हो, ये पार्टनर अगर मिलता है पार्टनर को तो सैलरी के हेड में नहीं आता है। यही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स, कौन सी ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स के हिसाब में एग्जम्प्ट होगी। तो परक्विजिट्स इन इंडिया, परक्विजिट्स मिल रहा है हमें, वो इनकम टैक्स के इसमें एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होंगी। ट्रैवल कंसेशन नहीं होगा, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये जो चीजें नहीं होगी, लेकिन परक्विजिट्स है नहीं होगी। परक्विजिट्स क्या है ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर किया है, या इसके पहले की जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लिया था उसमें परक्विजिट्स के बारे में शॉर्ट आंसर में बताया गया है। वो भी अगर आपको लगता है परक्विजिट्स कंफ्यूजन है और क्लियर करना चाहते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 100 वाले क्वेश्चन नंबर, सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म इज अ सैलरी, सैलरी मिल रही है मैनेजर को, मिल रही है, एग्रीकल्चर फार्म में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी इनकम होगी। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, और कुछ क्वेश्चन बाकी है उसे भी मैं कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू माई फ्रेंड्स।